बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। वक्त हो गया दिन की सबसे बड़ी बहस महापंचायत का। किसान गलतफहमी में हैं, किसानों को विपक्ष गुमराह कर रहा है या फिर सरकार अपना पल्ला झाड़कर बचना चाह रही है। दरअसल कृषि कानून पर यह सवाल इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विपक्ष किसानों को बहका रहा है। इधर किसानों का कहना है कि वो किसी के बहकावे में यहां नहीं जमे हैं बल्कि अपना हक मांग रहे हैं। चर्चा आज इसी पर एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत सर आपका। धन्यवाद। तो कृषि कानून पर क्लेश बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का किसानों को यह संदेश क्या कहता है, जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से शबनम पांडे जी हमारे साथ, कांग्रेस से सुधांशु वाजपेयी जी, समाजवादी पार्टी से राजपाल कश्यप साहब हमारे साथ हैं, रोहित अग्रवाल जी रालोद से और भारतीय किसान यूनियन से आलोक वर्मा जी। स्वागत आप सभी का। चर्चा की शुरुआत अमिताभ जी आपसे। प्रधानमंत्री मोदी के संदेश में क्या कुछ खास किसानों के लिए? देखिए, मुझे लगता है वह संदेश इसलिए खास है क्योंकि वह संदेश भारत के प्रधानमंत्री का है। देश के सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी के रूप में प्रधानमंत्री का पद भारत में है। अब अगर इस दवा से भी मसला तबीयत ठीक नहीं हुई तो मामला और गंभीर हो जाएगा। मैं सिर्फ इसी बात के लिए आया हूं। ब्रह्मास्त्र चल गया, अब इसके बाद क्या चलेगा? अगर इससे मामला नहीं सुलझा और किसानों को संतुष्टि नहीं हुई और किसान वापस खेत में नहीं गए तो इसके बाद फिर कभी कृषि सचिव बात करते हैं तो हमको उम्मीद रहती है कि भाई कृषि राज्य मंत्री बात सुलझ सकती। कृषि राज्य मंत्री असफल होते हैं तो होता कृषि मंत्री, फिर और सीनियर मिनिस्टर्स। आज तो प्रधानमंत्री जी। अब चिंता घनीभूत हो गई। प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य के बाद मुझे लगता है अब तोमर साहब या एग्रीकल्चर सेक्रेटरी या और बाबू लोग उनका वार्ता और गैर वार्ता का कोई बहुत अर्थ नहीं रहता। सरकार के सबसे बड़े चेहरे ने, सरकार जिसके नाम से संबोधित होती है प्रधानमंत्री, जब उन्होंने ही बात कर ली, जो कहना था कह दिया, देश ने सुना, तो अब इसके बाद क्या होगा यह चिंतन नहीं हुआ। हां, इस बात से मैं मुतमईन हूं, सहमत हूं कि जो राजनीतिक दलों का कार्यक्रम है ना जी, उसमें भाजपा भी है और कांग्रेस, सपा, बसपा, अकाली और सब है। सबका मामला 19-20 एक ही सा है, अंतर किसी में नहीं। मूल चरित्र में जो लोग राजनीतिक दलों के अंतर ढूंढते हैं वो लोग समय की बर्बादी करते हैं केवल, क्योंकि मूल चरित्र में अंतर ही नहीं। डीएनए एक है, शक्ल सूरत अलग अलग है। किसी की नाक थोड़ी लंबी, किसी की छोटी, किसी का कान थोड़ा बड़ा, किसी का छोटा, वो फर्क है। डीएनए एक है राजनीतिक दलों का भारत में। उसका एक उदाहरण दो उदाहरण दे देता हूं आप बड़ी पार्टियों के, बाकी छोटी पार्टियां अपने को उसी में समाहित समझ लें। हाथी के पांव में सबका पांव, जो जिस पाले में है। पंजाब में भारी विरोध, सुधांशु वाजपेयी बैठे हैं, इनको जानकारी है या नहीं है? नहीं है तो अभी हो जाए। इसी साल सितंबर को पंजाब सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए बनाई गई रिस्पांस स्ट्रेटजी कि भाई कैसे निपटेंगे इसके दुष्प्रभावों से, आर्थिक और स्वास्थ्य से जुड़े जो दुष्प्रभाव हैं।
370 पन्नों की एक रिपोर्ट सबमिट की केंद्र को, अमरिंदर सिंह की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने। उसमें उसने लिखा, क्या नंबर था पेज का मैं भूल रहा हूं, कहेंगे तो मैं भेज दूंगा। चीफ सेक्रेटरी के शपथ पत्र के साथ वो जमा हुआ, उनके दस्तखत हुए चीफ सेक्रेटरी पंजाब के उस पर, कि भाई सरकारी मंडियों से काम नहीं चलेगा, सरकारी मंडियों के इतर भी खोलनी पड़ेंगी निजी मंडियां, तब जाके मामला सुलझेगा, तब किसान का भला होगा। ये तो इसी सितंबर को लिखा अमरिंदर सिंह की सरकार ने। तो इसलिए कोई अंतर नहीं है। और तो आप दिसंबर में आते आते किसान समर्थक हो जाओ तो फिर भरोसे का संकट। और भाजपा की भी स्थिति वही, ये भी कोई बहुत अलग नहीं। नरसिंह राव के, मनमोहन सिंह जी के समय में जब ये मसला उनकी सरकार लेकर आई, यानी राहुल जी की पार्टी की सरकार ये मसला ला चुकी है, ये कोई नया बवाल नहीं है। ये जिन्न वो निकाल चुके हैं बोतल से कांग्रेस वाले, लेकिन फिर वो समझदार थे, फिर बोतल बंद करके चले गए। आपने फिर निकाल दिया, ठीक है, आप भी निपटो, सुलझो। तो लोकसभा में सुषमा जी और राज्यसभा में अरुण जेटली ने वही कहा था जो इस वक्त राकेश टिकैत कह रहे हैं। भाषण ना सुना हो शबनम पांडे ने तो मैं भेज दूंगा। अब वो प्रवक्ताओं से तो बड़े नेता थे। अरुण जेटली तो हाउस में लीडर थे अपनी पार्टी के, विपक्ष के नेता थे। सुषमा जी भी बड़ी नेता थी। ऐसा नहीं कि भाई चलो किसी छोटे ने बोल दिया, चिंटू पिंटू ने, उसकी बात का क्या वजन। सुषमा जी की बात का वजन था। जो तर्क आज आलोक वर्मा देते हैं वही तर्क सुषमा जी ने लोकसभा में दिए, अरुण जी ने राज्यसभा में दिए। कांग्रेस का मैंने बता ही दिया, डॉक्यूमेंटेशन बता दिया, अभी ताजा, बिल्कुल जैसे ताजा दही होता है ना, कभी खट्टा नहीं होता, वैसे ही बता दिया। सितंबर का पर्चा है, इतनी मोटी फाइल। और ये जो तीसरी धारा के हैं लाल झंडा वाले, इनमें प्रधानमंत्री की बात मान लेता हूं, उनकी बात में दम है कि केरला में तो निजी छोड़ो, सरकारी मंडी नहीं बनाई आपने। क्यों नहीं बनाई भाई? केरला में तो जनसंघ वाले कभी गए नहीं, इनकी सरकार बनी नहीं आज तक। वहां धरना प्रदर्शन भी नहीं किया। राहुल जी वहीं से सांसद हैं, वहां तो कम से कम झांक के देख लेते कि माहौल क्या चल रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि किसानों को किसी के नाम का मंगलसूत्र पहनने की जरूरत नहीं। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, वामपंथी दल हो, कोई हो, सबको दूर से प्रणाम करो कि भैया ठीक, नमस्ते, चलो जाओ। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। क्योंकि जितने लोग आपको क्रांतिकारी दिख रहे हैं आलोक वर्मा, और आज आपको ये लग रहा कि ये किसान के साथ है, वो तभी तक आपके साथ हैं जब तक वो सत्ता वाली ट्रेन नहीं पकड़ लेते। वो पकड़ लेंगे तो वो भी वही बोलेंगे। मैं तो उदाहरण दे दिया ना, संसद की कार्रवाई में वो मौजूद है हिस्सा सुषमा जी का, अरुण जी का। और कांग्रेस ने जीएसटी लाने की कोशिश की जब, तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, तो उसने जीएसटी का विरोध किया हाउस में। सरकार में आई तो जीएसटी ले आई। ये कोई नई बात तो नहीं बता रहा हूं मैं, ये तो सब लिखत पढ़त में है भाई। तो इससे आप लोगों को समझ नहीं आता किसानों को। हां, कोई कंबल लाए, कोई सामान लाए, मदद लाए, वो रख लो, क्योंकि वो भी सब जनता का पैसा है, सब है भूमि गोपाल की। कोई पार्टी वाला कुछ लाए, घी का कनस्तर लाए तो ले लो, बाकी विदा करो उसको। उनसे कोई आप ये उम्मीद मत करिए कि नहीं इनके दिल में कुछ ममत तो जाग गया है। ममत तो अमत तो नहीं है। कुछ ट्रेन में सवार हैं, कुछ स्टेशन पर खड़े हैं। भारत की राजनीति का इतना ही अंतर है। सत्ता की ट्रेन है, जो अंदर बैठे हैं वो दरवाजा नहीं खोल रहे, बाहर जो इस प्लेटफॉर्म पर खड़ा है वो बेचैन है। ये है कुल जमा मामला।
अब मैं अपनी बात आलोक वर्मा आप ही शुरू करूंगा। आज सर्वोच्च बिंदु को छू गया यह विवाद। भारत में इससे बड़ी संवैधानिक शक्ति कोई नहीं और मोदी जी से बड़ी कोई राजनीतिक शख्सियत नहीं। दोनों ही बातें उनके साथ। वो आई के गुजराल जैसे प्रधानमंत्री नहीं है, ये भी जान लीजिए। देवेगौड़ा और गुजराल जैसे प्रधानमंत्री नहीं नरेंद्र मोदी। वो भारत के अब तक के सर्वाधिक प्रभावशाली प्रधानमंत्रियों में से एक है। 2 ही 3 लोग और हुए ऐसे। जब वो मोर्चा संभाल लिए और जो उनको कहना था उन्होंने कह दिया, आपके लोगों ने जो कहना था वो कह दिया, तो अब क्या शबनम पांडे और अमिताभ अग्निहोत्री कहे से निपटेगा भैया मामला? वर्मा जी, या जो बाइडेन को लाना पड़ेगा? अब यहां तो कोई बचा नहीं, अब तो बाइडेन बचे। उनको कहो तो फिर टिकरी बॉर्डर लाए। वर्मा जी। जी अमिताभ जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। देखिए, हमने आपको इसके पहले की डिबेट में कहा था कि ये धरना चलेगा भी बहुत लंबा। जी ठीक है, मैंने पहले ही कह दिया था। और आप देख लीजिए कि हम लोगों के प्रधानमंत्री, जिनको किसानों ने इस उम्मीद के साथ पहली बार और दूसरी बात उससे ज्यादा प्रचंड बहुमत में भेजा, ये हमारे लिए कुछ अच्छा काम करके जाएंगे। आपने भी कई बार कहा कि जब घर के छोटे लोग बात करने में फेल हो जाए तो बड़े मुखिया को आ जाना चाहिए। अब देख लिए मुखिया ही कैसे बोल रहे हैं। तो भाई, अब तो असली बनाम नकली किसान चलाने का काम किया गया। अमिताभ जी, मैं आपको बताऊं, आज हमारे चिन्हट ब्लॉक में जेल की एक चौपाल थी। हाँ, वहां पर जो पंचायत बीडीसी और जो लाए गए, उनको ये कह के लाया गया कि मीटिंग में चलो, नहीं तो तुम्हारी जांच कराई जाएगी, तुम्हारी प्रधानी पूरी जांच कराएगी, जेल जाओगे। और अमिताभ जी, अभी आपने जो एक बात कही, तो देखो, हमने पहले भी कहा था, फिर मैं कह रहा हूं कि ये आंदोलन किसानों का प्योर आंदोलन है। इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीतिक दल, हमने पहले ही कह दिया, हम आपको मंच छोड़ दिया, हम तो दरी भी नहीं देंगे आपको जी। हाँ, ये बीजेपी वाले भी आते हैं अमिताभ जी, सेब और लैया ये सब देके चले जाते हैं। ये सबकी ले लो, वाले भी आते हैं, सब आते हैं, ये सबसे लो, ये तो आपका हक है भाई। हाँ, नहीं सुनिए, हाँ। और मैं आपको बताऊं कि देखो, राजनीतिक दलों ने अगर किसान को जरा सा भी इनके अंदर अब मानवता हो, तो इस बात को ये समझ ले, मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि किसान अब वो किसान नहीं बचा। वो अपना अच्छा और बुरा अच्छी तरह से जानता है जी। और जो ये आंदोलन चल रहा है अमिताभ जी, जब तक इसका निर्णायक हल नहीं निकलेगा, किसान वहां दिल्ली से नहीं हटेगा। आलोक भाई, ठीक है, देखा होगा लखनऊ से भैया, ठीक है अमिताभ जी, अमिताभ जी एक हाँ। मिनट और समय दे दीजिए। हाँ। हम आपको बताएं कि इस लोकतंत्र में किसानों को आंदोलन करने की भी इजाजत नहीं है। मुझे 2 दिन से हाउस अरेस्ट कर रखा है पुलिस ने, हम कहीं नहीं जा सकते। उसके बाद फिर बताएंगे तो थोड़े से किसान हमारे मंच पर भैया, ठीक है आलोक, ठीक है, हमारे मंच पर बोलो, धरना से ज्यादा बड़ी गूंज जाएगी, इसलिए उसमें तनाव मत लो। घर में रहो, ठंडे में कहां निकलोगे, ठीक है। यहां बोल रहे हो तो धरने से ज्यादा गूंज जा रही है। धरने में तो 1000, 2000, 5000, 10,000 आदमी सुनेगा, यहीं कई लाख आदमी सुन रहा है आपकी वाणी। वहां बोलिए तो कोई दिक्कत नहीं। सुधांशु वाजपेयी, आपके पास आता हूं, मैं केवल आपकी पार्टी को आक्षेपित नहीं कर रहा, भारत का पूरा राजनीतिक तंत्र ही ऐसा है। वो 2 चश्मे रखता है। सत्ता में आता है तो एक चश्मा जेब में रख लेता है, अंदर वाली में दूसरा लगा लेता है, और साथ विपक्ष में आता है तो फिर अंदर वाला निकाल के लगा लेता है, वो हटा देता है। श्रीमती सोनिया गांधी की का भाषण मेरे पास, जिसमें वो इन्हीं सुधारों की पैरोकारी कर रही हैं और कह रही जो लोग इन सुधारों के खिलाफ हैं, यानी उस वक्त बीजेपी, वो किसानों का भला नहीं चाहते। जो आज बीजेपी कह रही, वो सोनिया जी कह रही। उस दौर में प्रधानमंत्री को सुना, मनमोहन सिंह उस समय के, वो भी वही कह रहे, ठीक, जो उस वक्त, जो आज बीजेपी कह रही। तो इसका मतलब ये तो तय हो गया कौन कहां खड़ा, उसमें कोई समस्या नहीं। अब मसला ये है कि जब सरकार के सर्वोच्च स्तर से एक स्टैंड हो गया और एक स्टैंड किसानों ने ले लिया, अब आगे क्या? दोनों सर्वोच्च स्तरों पर अपनी अपनी पालेबंदी हो गई। हमारा रुख ये, आपका रुख ये, बीच का कोई रास्ता अब बचा नहीं निकलने के लिए। कैसे समाधान होगा?
देखिए अमिताभ जी। जी, आज का सबसे बड़ा संकट यह है कि स्वयं प्रधानमंत्री जी की विश्वसनीयता आज संकट में है कि वो इससे पहले क्या कहे थे और बाद में वो क्या कहते हैं। उनके हमेशा दो बयान रहे हैं, चाहे 15 लाख खातों में देना हो, बाद में कह दिया जाता है जुमला है। सुधांशु एक मिनट मोदी जी ने कहा देश नहीं बिकने देंगे, आपके लिए विषय हो सकता है, मेरे लिए ये विषय कतई नहीं। भारत में एक सेकंड रुको, भारत में जो मोहल्ले का नेता है उसके भी 10 चेहरे हैं। अरे सुनो भाई, करें अमिताभ जी, अरे बात सुनो, मोहल्ले के नेता के भी 10 चेहरे हैं। बड़े तो छोड़ दो, सोमवार को अलग बोलते हैं, मंगल को अलग, बुध को अलग, बृहस्पति को अलग, शुक्र को अलग, शनिचर को अलग, इतवार को अलग, सबके रिकॉर्ड मेरे पास है। सुनवाऊं, बताऊं? इसलिए ये विषय मत नहीं अमिताभ जी, बात करो प्रैक्टिकल। नहीं अमिताभ जी, हमारी बात पहले पूरी हो जाने दीजिए। जी कहिए। हमारी बात पूरी हो जाने दीजिए, प्रैक्टिकल बात ही कर रहा हूं कि आपने कहा कि वो सबसे बड़े संवैधानिक पद पे हैं, इसके बाद कोई बात नहीं रह जाती। लेकिन संकट इस बात का है कि जब उनकी बात की विश्वसनीयता ही संकट में है तो यह कैसे तय होगा। वो पहले कुछ और कहते हैं, इसीलिए तो किसानों को विश्वास नहीं है। और उससे भी बड़ा शर्मनाक ये है, अडानी द्वारा प्रायोजित किसानों की मीटिंग वो कर रहे हैं, अब वहां से 28 किलोमीटर दूर 4 डिग्री सेंटीग्रेड में जो किसान बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी उनसे वो बोलने के लिए आलोक वर्मा है प्रायोजित कार्यक्रम रुको क्यों कर दादा, रहे हैं? एक मिनट वो रुक जा। सीधा संवाद उन किसानों से करें। अरे रुक तो जाओ भाई, जी। बुलेट ट्रेन न चलाओ। जी, वो सब जी। बातें आपसे बेहतर आलोक वर्मा कर चुके, आप उससे बेहतर नहीं कर पाओगे क्योंकि वो एग्रीड नहीं, पार्टी हम है। सुन रहे हैं सुनो आपकी भाई, सुनो, वो एग्रीड पार्टी है, उनसे बढ़िया केस आप नहीं लड़ पाओगे उनका। आपसे मेरे दो सवाल, आपसे मेरे दो सवाल। जहां से राहुल गांधी जीतकर संसद में आए, वहां सरकारी अनाज खरीद की मंडी नहीं बनी, इसके लिए उनको वहां धरना देना चाहिए था, कुछ मसला खड़ा करना चाहिए था। वहां तो किए नहीं, और आप कह रहे हो कि जी हम ईंट से ईंट बजा देंगे, तो आपकी विश्वसनीयता कहां बची? बताओ भैया। नहीं, हम इसी बात को तो बताना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को केरल याद रहता है लेकिन बिहार याद नहीं रहता है। बिहार में मंडियों को खत्म हुए 15 साल हो गया। उनकी बात का उनसे जवाब सरकार ठीक नहीं, मेरे साथ ऐसे बहस नहीं चलती। वर्तमान सरकार भी भाजपा गठबंधन में है। ठीक, वाजपेयी जी रुकना होगा, वहां होगा कि क्या भाव मिले अमिताभ जी आपको पता है। एक मिनट रुकना होगा मेरे सवाल, एक सेकंड रुक जाओ। लेकिन पंजाब में मंडियों के द्वारा जी मेरे साथ ऐसी बहस नहीं चलती। आप पहली बार शायद आए हैं। जिस पार्टी से जुड़ा सवाल होता है उससे उसका जवाब लेता हूं, दूसरे को पर आरोप लगा के अपने सवाल से बच के भागने का रास्ता मेरी डिबेट में नहीं होता। जो घर फूके आपनो चले हमारे साथ, वही आए। राजपाल कश्यप से सपा का सवाल पूछूंगा तो सपा पर जवाब उनको देना होगा, केवल भाषण से काम नहीं चलेगा मेरी बहस में। शबनम पांडे से बीजेपी पर पूछूंगा कि तब ऐसा क्यों बोला और अब ऐसा क्यों, तो उनको जवाब देना होगा। तब वो राहुल गांधी के नाम लेके बचना चाहेंगी तो मैं बचने नहीं दूंगा। वही कसौटी आप पर लागू है। अगली बार आएंगे आपका तो ध्यान रखिएगा, जो प्रश्न पूछे पहले उसका उत्तर दीजिए, फिर राजनीतिक टिप्पणी करिए, है ना। हमारी बहस में ऐसे नहीं चलता। मेरे सवाल को स्किप करके फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप वो ज्यादा बेहतर है। अगर आपको अपना ही वक्तव्य देना है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। ठीक है रोहित अग्रवाल, ठीक है भाई रोहित अग्रवाल, मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है ना, और आप भी वो रिटोरिक मत बताइएगा कि देखिए अमिताभ जी भाजपा का ऐसा और वैसा। मेरा सवाल, भारत के जितने दो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां, दोनों के लीडर्स के पिछले 10 साल में इसी मसले पर, जो 3 बिल हैं, इन्हीं मसले पर बयान 2 बार 360 डिग्री पर घूम चुके हैं। अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी। कौन किस पे भरोसा करे भैया, बताओ भाई रोहित अग्रवाल। 360 डिग्री पर, 180 पर नहीं। रोहित अग्रवाल। अमिताभ जी अमिताभ जी, देखिए इसमें आप ये कहिए कि जो कांग्रेस व्यवस्था लेके आ रही थी वही व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी लेके आई है, तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। क्योंकि हो सकता है कांग्रेस के दिमाग में कुछ और चीजें हों, जो वो देखिए मार्केट ओपन होना वो कहीं भी किसान के लिए नुकसानदेह नहीं है।
समस्या यहां पे ये है कि अगर आप एमएसपी को गारंटी नहीं करते हैं तो किसान कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम में आ सकता है, उसके लिए किसान आंदोलित है। अब हो सकता है जब कांग्रेस व्यवस्था लेके आ रही थी तो एमएसपी हो सकता है लागू कर रही हो, अब मुझे नहीं पता कर रही थी कि नहीं कर रही थी, हो सकता है ना कर रही हो, लेकिन अगर आप ये दो व्यवस्थाओं को जो 2014 से पहले कांग्रेस लाना चाहती थी, अरे हमसे तो पूछ लो फिर। मैं मानता हूं, हाँ जो ये लाए हैं 2014 से वही पहले लागू नहीं पर्चा हुआ वो ना। लाए थे। हाँ, मैंने मान लिया अमिताभ जी, 2014 से पहले वो भी वही कर रहे थे। सोनिया जी का भाषण सुनिए। मैं 2014 से पहले वो लागू नहीं हुआ, 2014 के बाद अगर आप लागू कर रहे हैं तो क्या किसानों ने ये मांग की थी? नहीं की थी। ये स्टेट का मैटर है। और दूसरी चीज, कोरोना काल में किस चीज की जल्दी थी कि ऑर्डिनेंस के रूप में आप इस बिल को लेके आए? ठीक है भैया, रोहित बहस करा लेते। अरे भाई, लोकतांत्रिक तरीके से आपने बहस क्यों नहीं कराई? रोहित बाबू ठीक जब ठीक है, आगे बात आगे मैं राजपाल कश्यप के पास चलूंगा। एक विनम्र निवेदन करूंगा, मैं 1.5 महीने से किसान के मसले पर बहस कर रहा हूं और जो लोग लगातार मेरे साथ पैनल में रहे हैं, जैसे रोहित हैं, राजपाल कश्यप हैं, आलोक है, उनसे मैं अपेक्षा करता हूं कि जो चीज कई बार बोल चुके उसको छोड़ के कुछ नया बोलिए, है ना? नहीं तो फिर जनता नहीं देखेगी शो। वही रिटॉरिक, वही सत्यनारायण कथा थोड़ी नहीं सुनेगी भाई। हर दिन कुछ नया कोण होना चाहिए, नया आयाम होना चाहिए। राजपाल कश्यप, मेरा एक और जरा हटके सवाल है, किसान आंदोलन पर जितनी चिक हो रही उससे हटके। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर जो राज्य आपको पसंद हो, अभी मैं कोई राज्य का नाम ले दूंगा, हो सकता है पार्टी के नाते आप नाक मुंह सिकोड़ो, दूसरे राज्य की ओर तुरंत कूद जाओ। आप जो राज्य भी मान लो, अपने मन में सोच लेना, है ना? उस राज्य का मुख्यमंत्री तय कर दे कि भाई हम अपने यहां धान 2,500 रुपया में खरीदेंगे, तो कौन माई का लाल उसको रोक सकता है? कोई नहीं। और अगर आपकी जानकारी है तो अच्छी बात है, मुझे प्रसन्नता है कि आप अध्ययनशील राजनेता हैं, और नहीं तो मैं मदद की देता हूं। छत्तीसगढ़ में जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने कहा कि हम 2,500 रुपया कुंटल धान खरीदेंगे, एमएसपी उसने तय की 2,500। चुनाव जीती, क्योंकि धान मां सबसे बड़ी फसल है, और 2,500 रुपया पर खरीदा। तो अमरिंदर को कौन रोक रहा 2,500 पर खरीदने से? नीतीश बाबू को कौन रोक रहा? ममता जी को कौन रोक रहा? केजरीवाल को कौन रोक रहा? हर मुख्यमंत्री आजाद है। फिर रार किस बात की? राजपाल कश्यप, ये बिल्कुल सही कहा अमिताभ जी आपने कि जो भी मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति होगी, अगर वो जो एमएसपी घोषित करता है और अगर उसकी इच्छा शक्ति है कि हम खरीदेंगे, किसानों की मदद करेंगे, एमएसपी देंगे, तो उसको किसी ने नहीं रोका है। ये यहां भी उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री ने 1868 रुपए धानों का एमएसपी तय किया, लेकिन नहीं खरीदा जा रहा। या लोगों की ट्रैक्टर ट्राली में आज ही मैंने देखा भरा खड़ा है कि कब हमारा नंबर आएगा। तो ये तो इच्छा शक्ति पे डिपेंड है। गन्ने का भी कहा गया 14 दिन में पेमेंट कर दिया गया, 14 महीने में नहीं हुआ। राजपाल कश्यप, तो सबका नंबर एक साथ तो नहीं आ सकता ना, सबका नंबर या ऐसी अपेक्षा भी मत रखो यार। आप नॉन प्रैक्टिकल बात क्यों बोलते हो जिसका सिर पैर नहीं? अमिताभ जी लाइन में नहीं खड़ा है, गांव पे खड़ा है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, गांव पे खड़ा है। हमारे पास फोटोग्राफ्स भी है, कहो तो आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। जी, तो अगर इच्छा शक्ति है, हम करें बाद में खरीद ले, थोड़ा टाइम लेके खरीद ले, लेकिन किसान को मजबूर किया जा रहा है 800-900 रुपए में उत्तर प्रदेश। आपका तो बहुत बड़ा नेटवर्क है, आप पता कर लीजिए। लेकिन एक चीज और अमिताभ जी, एक चीज और कहना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री को वर्चुअल नहीं वास्तविकता में जाना चाहिए। इवेंट मैनेजर का रूप तो काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो दिल्ली में नजदीक किसान बैठे उनसे बात करें, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से नहीं। जी ठीक है। आजकल तो सभी वर्चुअल कर रहे हैं भैया। जो जरा बड़ा हो जाता है वो कहता है मैं वर्चुअल ही करूंगा, क्योंकि हमको खतरा ज्यादा, ननकू को कम। रिक्शा वाले को खतरा नहीं है जान का, जितने बड़े हैं वो सब वर्चुअल जा रहे हैं। इसमें किसको मैं उंगली उठाऊं? समझ ही रहे होगे आप लोग, सारे बड़े वर्चुअल पे हैं, जूम करके बात कर रहे हैं। अमिताभ अग्निहोत्री हार्ड कॉपी सामने, 8 महीने से कोरोना है, मैं तो कभी वर्चुअल नहीं बैठा कि नहीं दफ्तर से दूर रहूंगा, अब लोगों से नहीं मिलूंगा। उसके लिए साहस चाहिए।
छोड़ दीजिए, उन बातों में मत पड़िए, बड़ी कटुता हो जाएगी राजपाल कश्यप, है ना। आपके यहां भी वेबिनार ही हो रहा है ना। ठीक है, शबनम पांडे, मेरा प्रश्न बड़ा साफ, वो सब बातें मैं कही चुका जो कहना था, उसमें अब क्या दोबारा से उसको मैं खड़ा नहीं करता कि भारत के राजनीतिक नेतृत्व की ये एक बड़ी दशकों पुरानी समस्या है कि सत्ता में वो दूसरी वाणी बोलता है और विपक्ष में दूसरी, और 360 डिग्री पर घूम जाता है और बिना किसी संकोच और प्रायश्चित और ग्लानि के घूम जाता है। क्या उसके चेहरे पर शिकन में नहीं आती? इसके कुछ उदाहरण मैंने सारी पार्टियों से रख दी है। आज का मेरा प्रश्न जो मैं आलोक वर्मा जी से कर रहा था, एक तरफ किसानों की संघर्ष समिति है जो अपेक्स बॉडी है, यहां जो आंदोलन चल रहा उसके, और एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया, किसानों ने अपना रुख साफ कर दिया। अब ये मामला सुलटेगा कैसे? दो पक्ष, एक सरकार का, उसके मुखिया प्रधानमंत्री जी, एक किसानों का, उसके मुखिया ये संयुक्त संघर्ष मोर्चा किसानों का, दोनों ने अपने रुख साफ कर दिए। ना ये एक रत्ती झुक इधर आने को तैयार, ना वो एक रत्ती इधर आने को तैयार। कैसे सुलझेगा? देखिए अमिताभ जी, लोकतंत्र की एक खूबसूरती ये है कि बड़ी सी बड़ी समस्या आपस में संवाद करके ही सुलझ सकता है। कोई भी एक पक्ष अड़ियल रवैया अपनाएगा तो नहीं होगा, और देश हित में अड़ियल रवैया अपनाना कहीं ना कहीं बहुत ही घातक हो सकता है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने लगातार अपने संवाद में, जब से ये ऑर्डिनेंस आया है, तब से इस बात को कहा है कि इसमें किसानों का हित है, उनकी आर्थिक समृद्धि है, सामाजिक उत्थान है। और इस बात में अगर कोई किसी को लगता है कि नहीं मैं विरोध कर रहा हूँ इस पक्ष पे, इस बिंदुओं पे, तो उसके लिए भी 14 संशोधन करके कृषि मंत्री जी ने किसानों के हाथ में दिया है। और केवल इसलिए कि कुछ राजनीतिक दल इसमें घुस आए हैं, और इस बात को सब लोग, कोई इनकार नहीं करेगा। त्रिपुरा में 25 सालों से जब वामपंथी दलों की सरकार थी तो एमएसपी नहीं था, तो क्या उस समय किसान कहाँ थे? ये संगठन कहाँ थे? बंगाल में आज अगर किसान सम्मान योजना का फायदा नहीं हो रहा है तो ये किसान संगठन कहाँ थे? ये विपक्षी दल कहाँ थे? क्योंकि अगर केरल में नहीं है मंडियां तो ये किसान संगठन विपक्षी दल कहाँ? किसान तो किसान है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी राज्य के हो, किसी भी जगह के हो, देश के हर किसान के की जो आवाज है वो उतनी ही बुलंद होनी चाहिए जितनी कि एक गरीब और एक सम्रांत किसान की। पर अगर हम बार बार ये भी सुनने में आ रहा है कि 6 राज्य के किसान फर्जी किसान हैं, तो ये तो वही बात होगी। पूर्वांचल में होता है कि औरतों को मौगी बोलते हैं, कोई कहता है तुम्हारी मौगी नहीं है क्या, तो लड़ाई होती है तुम्हारी मौगी वाइफ और मेरी मौगी, तुम्हारी मौगी वाइफ और मेरी मौगी मौगी। तो वही किसान के लिए हो गया, इन्होंने कह दिया कि अन्य राज्यों के किसान नहीं, जो आंदोलन में बैठे वो किसान है, भले ही वो ममता। ठीक है शबनम जी, आगे बात आगे बात। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो देश ने सुना। देखिए शबनम जी जो कह रही हैं उस पर मैं वंस फॉर ऑल एक उदाहरण दे के चीज साफ कर दूं, उसके बाद उस बात को दोहराने जो लोग दोहराएंगे उनका फिर कलेजा बहुत ही बड़ा होगा और उनको मैं प्रणाम करने के अलावा फिर कुछ नहीं कर पाऊंगा। जहां तर्क समाप्त हो जाए वहां प्रणाम कर लेना चाहिए। महेंद्र सिंह टिकैत ने जब दिल्ली में आके धरना दिया तो उस मंच पर अटल बिहारी वाजपेयी गए और उन्होंने कहा भारत हम आपके साथ हैं प्राणपण से। तो क्या आंदोलन अछूत हो गया? क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी तो भाजपा गई, आंदोलन अछूत हो गया। इसी उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से अखिलेश यादव की सरकार थी, इसी बॉर्डर पर आंदोलन हुआ, टिकट बंद हुई थे, उसको लीड कर रहे थे। राजनाथ जी आए और राजनाथ जी ने कहा देश में कहीं आंदोलन हो, किसान का मसला होगा तो हम उसमें कूदेंगे और सक्रियता से कूदेंगे और लड़ेंगे। तो आंदोलन अछूत हो गया।
अरे किसान का आंदोलन होगा तो राजनीतिक दल के सत्यनारायण कथा करेंगे, वो उसमें नहीं शामिल होंगे। आप नहीं हुए क्या? आप भी तो हुए ना, और आगे भी होंगे। अभी बंगाल में किसानों का आंदोलन चले, भाजपा सबसे आगे जाएगी कि नहीं जाएगी? तो अगर ममता जी ये बोलेंगे कि ये तो भाजपा का आंदोलन है, तो भी मैं सहमत नहीं होऊंगा। अरे बाबा, आपको चुनाव लड़ना, आप घर कैसे बैठ सकते हैं? कौन राजनीतिक दल किसी आंदोलन को समर्थन दे रहा, इसके चलते पूरा आंदोलन खारिज नहीं किया जा सकता। भारत में स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, देश का हर राजनीतिक आउटफिट, पॉलिटिकल आउटफिट उसको समर्थन दे रहा था। इसका क्या मतलब भाई? वाजपेयी जी गए, अडवाणी जी गए महेंद्र सिंह टिकैत के मंच पर, कौन नहीं गया? चंद्रशेखर थे, बीपी सिंह थे, देवी गौड़ा थे, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के मंच पर दिल्ली में। तब कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप, ये ठीक नहीं। एक बड़ा उदाहरण सामने रखता हूं ताकि धुंध हटे। जी। राज्यपाल कश्यप अभी कुछ वक्त पहले सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया दलित समाज पर से जुड़े एक मसले पर, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। देश के कुछ प्रमुख दलित संगठनों ने भारत बंद बुलाया। भारत के कम से कम 17-18 राजनीतिक दलों ने लिखत पढ़त में उसके समर्थन में अभिव्यक्ति जारी की। तो क्या आंदोलन खारिज कर देंगे? और उस भारत बंद के बाद पार्लियामेंट बैठी और उस फैसले को बदला गया। राज्यपाल कश्यप जी, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदला गया। जी जी। तो किसी भी बड़े सामाजिक मुद्दे पर राजनीतिक समर्थन या विरोध क्यों नहीं होगा? राज्यपाल जी। जी अमिताभ जी, बिल्कुल सही आपने कहा। जब देखिए, ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये इसीलिए तो बनी है कि जनहित का कोई मुद्दा है तो अगर कोई जरूरी नहीं कि उससे संबंधित जनता जो पीड़ित है वही आए, लेकिन उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं दल, तो उनको उठाना चाहिए। और उसी तरीके से किसान नेता उठा रहे हैं, किसान बैठे हैं धरने पे, तो पॉलिटिकल पार्टियां कर रही। तो ये बात सही है, आपने कहा कि उनको अछूत पता दिया जा रहा। या और दूसरी बात, ये देश के प्रधानमंत्री को कम से कम ये कोई ऐसा निर्णय नहीं हो गया। अब कई बार लोग क्या करते हैं कि एक अपनी गलती छुपाने के लिए या एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलते हैं। उससे अच्छा है अपनी गलती स्वीकार करके क्या जा रहा, देश के प्रधानमंत्री बदल जाएंगे। अगर बिल निरस्त करके लोगों से बात करके फिर से पार्लियामेंट में ले आए, किसानों सबसे बात करके, तो इसमें कोई देश का प्रधानमंत्री नहीं बदल जाएगा। ठीक है राज्यपाल भाई, ठीक है, समय कम है, सबका जवाब ले लूं। वाजपेयी जी, आपके सामने और एक उदाहरण था कि धुंध हमेशा के लिए खत्म हो, मेरा लक्ष्य उतना ही है। मजदूर संगठन कभी जब हड़ताल का आह्वान करते हैं तो जो पार्टी उस वक्त सत्ता में होती है उसको छोड़कर भारत की हर पार्टी उसको लिखित में समर्थन देती है। तो क्या मजदूरों का आंदोलन राजनीतिक कहेंगे हम? बैंक वाले भी अपनी तनख्वाह बढ़ाने का आंदोलन करते हैं तो हर राजनीतिक दल सपोर्ट करता है जो सत्ता में होता है उसको छोड़कर। कोई राजनीतिक जमात जनता के आंदोलन से अलग कैसे रह सकती है? और आप सब राजनेताओं में यही समस्या है, जब सरकार में होते हो तो कह देते हैं उनके में तो राजनीति है। वाजपेयी जी। देखिए, बिल्कुल सही बात आपने कही है। भाजपा के साथ समस्या यही है कि वो लगातार जो भी उसके खिलाफ बोलता है उसे देशद्रोही बता देगी, खालिस्तानी बता देगी, आतंकवादी बता देगी। और खैर, उन्होंने शुरू ही विपक्ष मुक्त भारत से किया था। इससे जो उनकी तंत्र विरोधी ये पूरी मानसिकता दिखती है। जो अन्नदाता है उसको वो खालिस्तानी बता रहे हैं, लाठियां चलवा रहे हैं, वाटर। और यही नहीं, सबसे आज क्या हुआ आपने देखा होगा कि आज बुंदेलखंड में हमारी गाय बचाओ खेती बचाओ पदयात्रा थी। हमारे नेताओं को नजरबंद कर दिया गया।
क्या एक लोकतांत्रिक देश में विपक्ष को प्रदर्शन करने की भी आजादी नहीं है? विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनको घर पे नजरबंद कर दिया जाता है। आखिर ये किस तरीके का शासन चलाना चाहते हैं? अन्नदाताओं को खालिस्तानी बताया जाता है, देशद्रोही बताया जाता है। रुक जाओ भाई, आगे बात, आगे बाबू, आगे 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 आगे। मैं इसका सोल्यूशन बता दे रहा हूं। अभी 3-4 रोज पहले एक बहस में बताया था, तब आप नहीं थी, इसलिए अभी फिर बता दे रहा हूं। ये वो ताबीज है जो सरकार में होता है, वो इसका इस्तेमाल जरूर करता है। जितने लोग उत्तर प्रदेश में सरकार के हैसियत के हैं या अपने को मानते हैं, उन सब दलों के मुखिया बैठ जाओ, ये तय कर लो कि भाई हम जब सरकार में, अब कोई भी सरकार में रहे, प्रदर्शन के लिए ये कार्यक्रम मानक रखेंगे। ठीक है ना? करते तो सब वही हो। इसीलिए कह रहा हूं, नैतिक वजन ही खत्म हो गया बात में, इसीलिए भाषण ही भाषण हो रहा है। आप लोग बोलते हो, जनता उसमें समझ हंस देती है, क्योंकि वो देख रहा कि जो सरकार में हुआ उसी ने लट्ठ बजवाया। अभी समय नहीं तो उदाहरण देके बता देता। इसलिए सबको बैठना होगा, एक के बैठने से नहीं होगा। सारी पार्टियां बैठिए, तय कर लीजिए शासन कैसे चलना चाहिए, बात हो जाएगी। शबनम पांडे जी के पास आता हूं। शबनम पांडे जी, बुनियादी सवाल किसान आंदोलन छोड़ दीजिए। अभी बुनियादी सवाल ये कि क्या लोकतंत्र में राजनीतिक दल जीवित रह सकते हैं अगर वो जन आंदोलनों में शामिल ना हो? मैं इसका उदाहरण देता हूं। पालम पूर्व के अधिवेशन में लाल कृष्ण आडवाणी जब अध्यक्ष थे, तो भाजपा ने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव पारित किया कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए, मंदिर निर्माण के लिए सक्रिय समर्थन का ऐलान करती है। वो तो विशुद्ध धार्मिक मामला था, ये तो आर्थिक भी है, रोजी रोटी का मसला है। शबरीमला मंदिर में कौन दर्शन करने जाए, कौन नहीं जाए, इसका एक बवाल हुआ। उस स्टेट की आपकी पार्टी ने रेजोल्यूशन पारित किया कि हम इसके लिए लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे कि मंदिर में कौन जाएगा कौन नहीं। तो भाई फिर दूसरे पर रोक कैसे लगाओगे शबनम पांडे, बताओ? जी, रोक लगाने की बात तो मैंने कहीं कही नहीं। नहीं, आप कह रहे हैं कि राजनीतिक है। नहीं, राजनीतिक की देखिए बात ये है कि अगर हम शुद्ध रूप से कहते हैं कि किसानों के इस एजेंडे पे हम साथ खड़े हैं और इसलिए हम विरोध कर रहे हैं, तो अगर आपका शासन उस राज्य में है तो आप वहां पे क्यों नहीं आवाज उठाते हैं और किसान के साथ वहां क्यों नहीं खड़े होते हैं? मेरा ये कहना है, लोकतंत्र में सभी को अधिकार है आंदोलन में भागीदारी देना और ये, लेकिन मुद्दे से भटकाना कहीं ना कहीं किसी और जो ये मुद्दा जो कि किसानों के, अन्नदाता के आर्थिक समृद्धि को बढ़ाता है और जो सामाजिक तौर पे उनके अस्तित्व को बचाने का काम करता है, जो कि पिछले कई सालों से आप देख रहे हैं कि हमारे अन्नदाता आत्महत्या कर रहे हैं, ऋणों तले दबे चले जा रहे हैं। पर अगर उनको सशक्त करने के लिए सरकार कोई मुद्दा उठाती है, आप बातचीत करिए, इसमें कहीं कोई बात नहीं, आप आंदोलन भी करिए, लेकिन उसका आधार यही होना चाहिए कि किस तरीके से हम, अगर सरकार किसान की बढ़ोतरी के लिए, उनकी समृद्धि के लिए कर रही है, तो हमें साथ भी खड़े होना होगा, जो कमियां होगी उसे भी निकालना होगा। ठीक शबनम जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। शबनम जी ने एक बुनियादी बात कही, उस पर एक छोटी सी टिप्पणी करके रोहित अग्रवाल के पास चलूंगा और अंत में आलोक वर्मा के पास। ये बात मैं बोल सकता हूं, भाजपा और कांग्रेस, सपा बसपा नहीं बोल सकती, उनको नैतिक अधिकार नहीं कि यहां क्यों नहीं कर रहे वहां क्यों कर रहे, या वहां क्यों नहीं कर रहे यहां क्यों कर रहे। मैं बोल सकता हूं, आप लोग नहीं, कोई राजनीतिक दल ये नहीं बोल सकता। पिक एंड चूज का तो काम ही है। अगर शबरीमला मंदिर मध्य प्रदेश में होता शिवराज जी की सरकार में, तो आप आंदोलन थोड़ी नहीं करते ना। और ये सब पर लागू है, कोई नई बात नहीं बता रहा, मैं अद्भुत बात नहीं बता रहा, मैं आईने से थोड़ी धूल हटा रहा हूं बस। ये सामान्य प्रैक्टिस है भारत की राजनीति की, गड़बड़ है लेकिन है। रोहित अग्रवाल, वही मसला, मैं केवल भाजपा को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा जो आप लोग इस बात से प्रसन्न हो, मैं कह रहा हूं आप सब उसी थाली में चट्टे बट्टे हो।
जब अजीत सिंह सरकार में होंगे तो दूसरी भाषा बोलेंगे, सरकार से बाहर होंगे तो दूसरी बोलेंगे। ये जो मसला है इसका क्या करें, कौन सी वैक्सीन लाएं लगाने के लिए? कोरोना की तो आ जाएगी, इसकी कहां से खोजें? बताओ भैया। अमिताभ जी, हम राजनीति किसान के मुद्दे पे नहीं करेंगे तो क्या कंगना रनावत के मुद्दे पे करेंगे? दूसरी चीज, विपक्ष की भूमिका क्या है? विपक्ष की भूमिका है सरकार के द्वारा किए गए कामों की समीक्षा करना। जी जी। और अगर अन्नदाता आंदोलित है, जिसके लिए आपने एक रिफॉर्म लेके आए, वो उससे खुश नहीं है, तो वो आवाज हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? विपक्षी तो उठाएगा ना। और सरकार में रहेंगे तो हमको सरकार की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हम सरकार से समझेंगे कि क्या है क्या नहीं है। दूसरी चीज, यहां पे तो स्थिति अलग है। यहां पे जो लोग सरकार में हैं, जैसे अकाली दल, राजस्थान के अंदर इनके सांसद ने इस्तीफा दिया, हनुमान बेनीवाल ने इस्तीफा दिया इनके कमेटियों से। हरियाणा के अंदर दुष्यंत चौटाला जी नहीं बात कर रहे हैं कि साहब आपका बिल बहुत अच्छा है। तो आज सरकार के अंदर बैठे लोग भी तो नहीं कह रहे हैं कि साहब ये बिल जो आप लेके आए हैं अच्छा है। तीसरी बात, एक सबसे महत्वपूर्ण, ये मुद्दा राज्य का मुद्दा है। एपीएमसी के अंदर 20 राज्यों से ज्यादा रिफॉर्म्स कर चुके हैं ऑलरेडी। इसमें रिफॉर्म्स की जरूरत ही नहीं थी। जब राज्य का मुद्दा है तो केंद्र टांग अड़ाने क्यों आया है? तो जब केंद्र टांग अड़ाने आया है तो वो बात अगर हम कह रहे हैं विपक्ष की भूमिका के अंदर कह रहे हैं, तो विपक्ष की तो हम धर्म निभा रहे हैं ना। ठीक है। आलोक जी, कोरोना की वैक्सीन तो आ जाएगी, हफ्ता 10 दिन 15 दिन, बहुत मानो 1 महीने के भीतर बाह में लग जाएगी पहले आदमी के, कितना भी देर हो। ठीक, 26 जनवरी से पहले बाह में भारत के आदमी के लग जाएगी वैक्सीन। हमारे यहां वाली ओरिजिनल ना भी लगे तो जो फाइजर वाइजर बना के भेजे वही लग जाए, वो भी आ गई हैं। स्पुतनिक फाइजर कोई न कोई लग जाएगी। लेकिन भारत की राजनीतिक व्यवस्था में थोड़ी पारदर्शिता, थोड़ी विश्वसनीयता आए, इसके लिए वैक्सीन कहां से आएगी? इसकी तो कोई प्रयोगशाला है ही नहीं जो वैक्सीन बनाने पर काम भी कर रही हो। आलोक वर्मा। देखिए अमिताभ जी, मैं आपको बताऊं, चाहे जितने भी राजनीतिक दल हों, सबके एजेंडे में किसान रहता है। अभी आपने पहले कह दिया था, मैं उस बात को दोबारा नहीं कहूंगा। इनके लिए सिर्फ 2 बात मैं कहूंगा। इनका एक एजेंडा है कि हमहू लूटी तुमहू लूटो, सबके लूटे का आजादी बा, और सबसे ज्यादा वो है लूटे जकरे तन पे खादी बा। मतलब इनका है सिस्टम कि जब जब हम सत्ता में आएंगे तब लूटेंगे, हम विपक्ष में होंगे तो अपना मैनेज करेंगे, जब सत्ता में आएंगे तो कस के लूटेंगे। सारे लोग यही कर रहे हैं। अमिताभ जी देखो, मैं बताऊं कि किसान अब देश का समझ गया है, और मैं सारे राजनीतिक दल आपके यहाँ मौजूद है। मैं बताना चाहूंगा कि इस बार का जो चुनाव होगा वो किसी राजनीतिक दल नहीं, वो किसान की हैसियत से चुनाव होगा। किसान उसमें राजनीतिक दल में ना बैठकर किसानों के नाम तोड़ देगा। जी जी, संपादकीय टिप्पणी सर प्लीज। हमारे दोस्त रोहित अग्रवाल ने एक बड़ा चर्चित नाम ले दिया बहस में, कंगना रनाउत। ठीक कहा, यह भी केवल इसी देश में हो सकता है कि सिने जगत की एक अभिनेत्री है, वो कुछ लिख देती है कभी कभी ट्विटर पर, उसको लेके पार्टियों की भुजाएं फड़कने लगे, कुर्ता फोल्ड करके निकल पड़े, लगे कि रानी लक्ष्मीबाई का पुनर्जन्म हो गया है पनवेल में, मुंबई में। गजबे है भाई। नहीं, अरे वो तो एक भैया हीरोइन है, एलिजाबेथ का रोल कराओ वो कर देंगी, फूलन देवी का रोल कराओ वो कर देंगी, लक्ष्मीबाई जी का कराओ तो वो कर देंगी। बताओ भैया, रजिया सुल्ताना बना दो उनको तो मना करेंगे? पैसा मिलेगा क्यों मना करेंगे? उमराव जान अदा बना दो दोबारा, उसमें भी काम कर लेंगी। उनको राष्ट्रवाद बता दिया, बोले ये राष्ट्र की नई चेतना है। बड़ा शर्मनाक था। सीता सावित्री का देश, गांधारी का देश, अरे सीता सावित्री और तमाम विदुषी महिलाएं हुई जो वैदिक भारत काल में जब पूजन में बैठती थी, पूजन कराती थी, ऐसी ऐसी उस देश में हम किसके पीछे खड़े हो गए?
बोले कंगना जी संघर्ष करो। कहां संघर्ष करेंगे? फिर क्या दिशा हुई? अब एक चित्र पे रार हो गई, चित्र भी विचित्र। हमने पहले कहा था चलचित्र का मामला है, इससे दूर रहो शबनम जी। क्या किसी का निजी कारोबारी दफ्तर अयोध्या हो सकता है क्या शबनम पांडे? क्या अयोध्या इतनी छोटी चीज है कि जहां सिनेमा बनना है, सीरियल बनना है, उसका वो दफ्तर अयोध्या हो जाए? इस देश को तभी प्रतिवाद करना चाहिए था कि ये हिमाकत कैसे? किसी का दफ्तर, कॉमर्शियल स्पेस अयोध्या हो जाएगा, जिसके लिए 580 साल संघर्ष जारी रहा, जो भारत का मान बिंदु है, प्राण बिंदु है। तब नहीं बोले कुछ लोग, आज वो लोग गलती मान रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, किसी की मदद में उतरने से पहले शबनम जी थोड़ी रेकी कर लो। नादान की दोस्ती जी का जंजाल है। अब आप देख ही रहे सोशल मीडिया पर कैसी फजीयत हो रही। खैर, ये विषयांतर हो गया। उन्होंने याद दिला दिया रोहित जी ने, तो मुझे लगा नहीं, इस पर भी एक टिप्पणी करनी चाहिए। है? भारत की राजनीति को इतना नीचे नहीं जाना चाहिए। उनकी अपनी दुनिया है, उनको करने दीजिए जो करें। राजनीतिक दलों को इस देश का ननकू और रज्जाक सत्ता में पहुंचाता है। क्या उनकी चिंता का विषय वो 1000-2000 लोग होंगे जो गांधी जी के वो गांधी जी पर जो फिल्म बनी थी, उसमें जो महाशय गांधी बने थे, रिचर्ड एटनबरो, अगर मैं सही नाम याद कर रहा हूं, तो क्या उनकी समाधि बना देंगे हम राजघाट पर? अजब बात है। अरे सिनेमा वाले हैं भैया। बच्चन साहब कुली बने, वो कुली हो गए क्या? कुली हो गए क्या? शहंशाह बने, क्या शहंशाह है? नहीं ना। अजब बात है, बेमतलब उत्साह में आ जाते हैं, देश का चेहरा खराब होता है। अब मसला किसान का जो मुझे समझ आता है, मैं किसानों से एक ही बात कहूंगा, आलोक वर्मा जी पहले भी कही, बाकी सब तो ढोल बजाना है दोस्त। हम भी बहस करते ही रहेंगे जब तक ये मुद्दा चल रहा है, क्योंकि देश में एक बड़ा इशू है ये। लेकिन इसका स्थायी समाधान यानी वैक्सीन, इसकी पता है क्या है? भारत में किसान की समस्या की वैक्सीन मालूम क्या है आलोक वर्मा? उस वैक्सीन से कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, लेफ्ट, राइट सब पॉजिटिव हो जाए, मतलब सब ठीक हो जाएंगे। क्या है मालूम? जिस दिन हिंदुस्तान का, उत्तर प्रदेश का किसान जात, धर्म और इलाका से ऊपर उठकर वोट कर देगा, जात, धर्म और इलाके से ऊपर उठ के वोट कर देगा, उस दिन फिर कभी उसको हिंदुस्तान में धरना देने नहीं आना पड़ेगा, सरकार किसी की हो। सरकार ही गांव में मिलेगी एक पांव पर। आपको कहां जाना है? बाबू अजीत सिंह को चुनाव लड़ना होगा तो खेत में मिलना होगा, मुजफ्फरनगर में, बागपत में। कोठी पे बात नहीं बनेगी, फार्म हाउस में। एक उदाहरण देना, सब पर यही नियम लागू होगा। लेकिन जब तक आप लोग उनको ये सुविधा देते रहेंगे राजनीतिक दलों को कि कागज पर जोड़ लिया, अच्छा इतने जाट, इतने गुजर, इतने मुसलमान, इतने ठाकुर, इतने बनिया, इतने ब्राह्मण, अरे बोले निकल गई सीट, तो फिर ढपली बजाइए, फिर ढपली बजाइए भाई साहब आप लोग। आलोक जी, हर साल 2 साल में एक धरने की तैयारी करिए क्या, और मैं तो कहूंगा धरना का एक पूरा विंग बना दो किसानों का। क्या हरियाणा साइड जाओ तो ट्रक के पीछे लिखा होता है आलोक, यूं तो ऐसे चालेगी,
यूं तो ऐसे ही चलेगी, ऐसे चलेगी नहीं, चलेगी। सरकारें ऐसे ही चलेंगी। जी। आप वैक्सीन लगा लीजिए, आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, इसलिए धरना देना पड़ रहा है। जिस देश में जिस व्यवसाय से जुड़े लोगों की तादाद 55-60% हो, उसको दुनिया में कहीं धरना देना पड़ा क्या? दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए। आलोक वर्मा, ये सरकारों की कमी नहीं, ये कमी हिंदुस्तान के किसान की है। वोट, जिस देश में वोट की गिनती से सरकार बनती है, उस देश में 60% आबादी के वर्ग को धरना देना पड़े। लोकतंत्र तो 49 और 51 का खेल है, आप तो 60% थे। राजपाल कश्यप को चुनाव लड़ना होता तो मत्था टेकते खेत में जाते, काची कोरी कुर्मी का गणित लगा के नहीं जीतते चुनाव। राजपाल गलत कह रहा हूं भाई? आपको लोग ड्यूढ़ी पर बुलाने लगे, आपकी दरवाजे नहीं आए, आपको बुलाने लगे। कभी किसी नेता के यहां आप हुक्का भर रहे हैं, कभी किसी नेता के यहां हुक्का भरेंगे मित्र, तो हुक्का भी भरिए और धरने के लिए भी तैयार रहिए। हिंदुस्तान में किसान का उद्धार, किसान का मोक्ष केवल तभी हो सकता है जब किसान की पहचान केवल हो किसान, न धर्म, न जाति, न गोत्र, न स्थान। कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक भारत का किसान सिर्फ भारतीय किसान हो, उसकी यही पहचान हो। भारतीय के बाद यानी सिटीजनशिप के बाद अगर किसान की कोई पहचान हो तो केवल खेती और किसानी हो और कोई पहचान नहीं हो। जिस दिन ऐसा हो जाएगा, यकीन मानिए सब कुछ मंगल होगा, सब कुछ मंगल होगा। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मंगल का इंतजार, लेकिन किसानों ने तो दो टूक कह दिया, अब नहीं थमेगा ये आंदोलन। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी का संदेश कितना असर डालता है आने वाला वक्त बताएगा। महापंचायत में आज इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए R9 TV के साथ।